साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम में आस्था है या अब ये एक पर्यटन का रूप ले चुका है, यही है हमारी कहानी। और इस कहानी पर आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी क्या राय है। आप अगर केदारनाथ आए हों या आने की सोच रहे हों, 2013 के बाद से ही हम लगातार ये कह रहे हैं कि स्वरूप तो बदल रहा है और हर श्रद्धालु के लिए यहाँ पर आके वो महसूस भी किया जा सकता है कि किस तरीके से आस्था के बाद अब ये पर्यटन का रूप लेता जा रहा है। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ समुद्र तल से 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम 5 केदारों में प्रथम केदार है। इसे जागृत महादेव भी कहा जाता है। इस भूमि की रक्षा बुकुंड भैरव करते हैं। हर साल अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और उसके बाद दीपावली के अगले दिन यानी भैया दूज को कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान केदारनाथ की चल विग्रह जो डोली है वो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। हर साल यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ धाम को हिमालय के जो 4 धाम हैं उनमें से भी एक है और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है। धीरे धीरे केदारनाथ धाम की जो महिमा है, जो उसका पौराणिक और आध्यात्मिक स्वरूप है, वो पूरे विश्व में बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले केदारनाथ धाम की पौराणिक जो आध्यात्मिक महत्ता है वो समझते हैं। देखिए, आज से 100-150 साल या 500 साल पहले के हम इतिहास में जाएं तो केदारनाथ धाम में आने तक ही बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आप हरिद्वार और ऋषिकेश से पैदल यात्रा सफ़र करते थे और जो तीर्थ पुरोहित थे वो डाक के माध्यम से उनके पास सूचनाएं आती थी। तीर्थ पुरोहित पहले रुड़की रेलवे स्टेशन में पहुंचते थे, फिर जब हरिद्वार तक ट्रेन आई तब हरिद्वार तक पहुंचते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सड़क और रेल आगे बढ़ती गई, जब सड़क देवप्रयाग आई तब देवप्रयाग से जो तीर्थ पुरोहित थे वो उनको लेकर गौरीकुंड तक पहुँचते थे और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ। तो एक बाउंडिंग थी, एक रिश्ता था तीर्थ पुरोहित और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच। इसीलिए आप जब केदारनाथ धाम आएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों के शहरों के नाम से भवन मिलेंगे। जैसे जयपुर हाउस है, जैसे उदयपुर हाउस है, मेरठ भवन है, महाराष्ट्र सदन है। ऐसे बहुत सारे भवन न सिर्फ केदारनाथ में बल्कि जो बद्रीनाथ में भी ऐसे ही भवन मिलते हैं। यानी ये जो भवन बनाए गए हैं ये जो श्रद्धालु हैं उन्होंने ही सहयोग से यहाँ पर रहने के लिए भवन बनाए थे। लेकिन जब 2013 आई उसके बाद इस तीर्थ की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती गई। इस पर हमने बहुत सारा रिसर्च भी किया। हमने ये पाया कि न सिर्फ तीर्थ पुरोहित इसके लिए जिम्मेदार हैं बल्कि श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री आते हैं वो भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब तीर्थ यात्री पहले चलता था तो वो अपनी जानकारी तीर्थ पुरोहित को देता था और उसको रहने की व्यवस्था तीर्थ पुरोहित करता था, खाने की व्यवस्था करता था। और जब कपाट बंद हो जाते थे तो उसके बाद वही तीर्थ पुरोहित, चाहे गोरखपुर हो, चाहे फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या साउथ हो, सभी जगह उसके पास दोबारा जाता था। अब धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो रही है। हालांकि कुछ तीर्थ यात्री जरूर अभी भी अपने तीर्थ पुरोहितों के पास आते हैं, उनके पास रुकते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं। और आज स्थिति ये है कि 90% जो श्रद्धालु है न तो वो यहाँ पर अपने जो पूर्वज हैं उनका तर्पण करते हैं, न पूजा अर्चना कराते हैं, वो मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं। और ये परंपरा जिस तेज़ी से बदल रही है, आने वाले सालों में पूरी तरीके से न तो तीर्थ पुरोहित तीर्थ यात्रियों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और न तीर्थ यात्री इस धाम की जो परंपरा रही है वो रही है। अब आप सोचिए कि पहले 200 साल 500 साल पहले जब भी तीर्थ यात्री अपने गांव से शहरों से निकलता था तो अपने जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको करके निकलता था, क्योंकि यात्रा इतनी कष्टकारी होती थी कि कई तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो जाती थी। आखिर शिवालय जो कैलाश है वो है ही इतना दुर्गम स्थान। आज भले ही ये सुगम हो गया होगा लेकिन पहले यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो इस तरीके से बदल रहा है। आगे और बेहतर तरीके से हम आपको और भी समझाएंगे कि कैसे आस्था और पर्यटन की एक लकीर यहाँ पर खींचती जा रही है। यात्रा का एक और स्वरूप हम बताते हैं आपको कि कैसे आस्था अब पर्यटन का रूप ले चुकी है।
जब यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँचते थे पहले तो माँ जो मंदाकिनी है उसमें स्नान करते थे, भूखे पेट लाइन में लगते थे और उसके बाद गर्भगृह में दर्शन करके उसके बाद अन्न ग्रहण करते थे। और अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, स्नान तो बहुत कम माँ जो मंदाकिनी है उसमें करते हैं और सुबह नाश्ता करके ही गर्भगृह में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि यात्रा अब पूरी तरीके से कमर्शलाइज हो चुकी है। ट्रैवल एजेंसियां इसमें आ गई हैं, जो बड़े शहर हैं वहाँ से ट्रैवल जो एजेंट हैं उनके थ्रू आते हैं और यहाँ आकर वो दर्शन करके वापस चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके तीर्थ पुरोहित कौन हैं और जो सदियों से जो वही एक परंपरा रही है, चाहे आप गया चले जाएँ, चाहे आप हरिद्वार चले जाएं, तो जो तीर्थयात्री होते हैं वो बही में उनका नाम लिखते हैं। मुझे मालूम है कि अगर मैं अपने जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको खोजूं और पूछूं उनको कि कभी 100 साल 150 साल पहले मेरे दादा या मेरे नाना कोई भी यहाँ आए हों तो उनका नाम जरूर दर्ज होगा। और हमने पिछले साल भी एक स्टोरी बनाई थी कि तीर्थ पुरोहित की परंपरा कैसे बदली। इसी तरीके से ये तीर्थ पुरोहित की परंपरा बदल रही है। इसमें लालच भी आ गया है क्योंकि तीर्थ पुरोहित जब अपने यात्रियों को ठहराते हैं तो उनसे वो कोई भी जो पैसा है वो नहीं लेते और उनको व्यवस्था उनकी पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जब वो यात्रियों को ठहराते हैं तो वही 2-3 हज़ार का कमरा अब 15,000 तक पहुंच चुका है। यानी न सिर्फ यात्रा का स्वरूप बदल रहा है बल्कि यात्रा हर साल महंगी होती जा रही है और जितनी यात्रा महंगी होगी उतना उसमें पर्यटन आता जाएगा। वही केदारपुरी है और यहीं पर पक्के मकान बने हुए हैं। अब किस तरीके से यहाँ पर खेल होता है, किस तरीके से वो पर्यटन में बदल रहा है, उसकी पूरी वानगी आपको सुनाता हूँ मैं। देखिए 2013 से पहले क्या होता था कि जो तीर्थ पुरोहितों के भवन हैं यानी जो लॉज हैं उनमें यात्री सीधे रुकते थे और कोई बिचौलिया नहीं होता था बीच में। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 3 सालों से ये परंपरा टूट गई है। अब क्या हो रहा है कि बीच में जो बिचौलिए हैं या फिर जो अलग अलग बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ इन होटलों के कुछ कमरे ले लेते हैं और उसके बाद उन कमरों को और भी ज़्यादा रेट पर बेचते हैं। यानी जो एजेंसियाँ हैं, जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं या फिर जो और लोग हैं वो इन्हीं कमरों के रेट को उठा देते हैं। लेकिन दोष किस पर लगता है? दोष यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ जो कारोबारी हैं उन पर लगता है। यानी जो कमरा 5,000 का होता है वो कमरा 15,000 का पीक सीजन तक पहुँच जाता है जब आप यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो टेंट हैं वो भी लगने शुरू हो गए हैं। यही पूरी केदारपुरी है और यहीं पर सारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके लॉज हैं और सबसे अंतिम में फिर महादेव का मंदिर स्थित है और उसके पीछे फिर जो आदि गुरु शंकराचार्य का स्थल बनाया गया है, समाधि स्थल बनाया गया है और उसके पीछे फिर मोरेन है और पीछे फिर केदारनाथ पीक है, केदार डोम है। ये जो तमाम पीक्स हैं वो दिख रही हैं। यात्री जब गौरीकुंड से चलता है तो उसे अमूमन गौरीकुंड से यहाँ तक पहुँचने में 6 से 9 घंटे लगते हैं। कुछ यात्री घोड़े में आते हैं तो उनको 4 घंटे में अपना सफ़र तय कर लेते हैं और जो यात्री हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं वो करीब 11 मिनट 15 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। केदारपुरी का जो हेलीपैड है वो ठीक नीचे है और वहीं पर JMBN की जो टेंट कॉलोनी है, जो कॉटेज हैं वो बने हुए हैं। पहले रास्ता पीछे ठीक अलकनंदा जो मंदाकिनी नदी है उसके पार हुआ करता था, सामने जो आपको दिख भी रहा है। अब ये अभी यहाँ पर पूरा निर्माण नहीं हुआ है तो निर्माण कार्य अभी चल रहा है। बहुत सारे तीर्थ पुरोहित हैं जिनके मकान अभी नहीं बने हैं और आने वाले 2-3 सालों में जब पूरे मकान यहाँ पर बन जाएंगे तो यहाँ पर केदारपुरी में रहने की व्यवस्था भी बढ़ जाएगी, तो यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा और जो रेट हैं यहाँ पर वो कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे ही और टेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये अगर मैं पूरे केदारनाथ टाउन की बात कर लूँ जिसमें बेस कैंप से लेके केदारनाथ धाम तक, तो आपको
यहाँ पर एकोमोडेशन 50,000 लोगों की मिलती है, यानी 50,000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आस्था की जगह अब पर्यटन का रूप लेती जा रही है, क्योंकि जब आस्था थी तब ग्रामीण भारत के लोग आते थे। और अभी भी जब हम यहाँ पर खड़े हैं केदारनाथ धाम में, तो अभी क्या होता है कि महानगरों के, जैसे दिल्ली है या फिर नोएडा है या देहरादून है या फिर जो मुंबई है, जो बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, शहरी इलाकों के श्रद्धालु ज़्यादा पहुँच रहे हैं। लेकिन मई जून में क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, खेती बाड़ी का काम ज़्यादा नहीं होता है, तो जो ग्रामीण भारत है, जैसे कर्नाटक है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और उस समय झलक दिखती है आस्था की। पिछले मैं 15 सालों से केदारनाथ धाम कवर कर रहा हूँ, लेकिन आप मई जून में जब यहाँ पर पहुँचते हैं तब लगता है कि हाँ, जो आस्था के लोग हैं, 70 साल 60 साल के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो पैदल ही नंगे पाँव यहाँ तक पहुँचते हैं, एक एक धोती में यहाँ पहुँचते हैं। वो उनको देख के लगता है कि हाँ, ये आस्था जो सदियों की आस्था है भगवान के प्रति उनकी, उससे खींचे चले आते हैं। लेकिन इस समय जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो रील बनाने पहुँच रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने पहुँच रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस तीर्थ की महत्ता क्या है, इस तीर्थ का निर्माण कैसे हुआ, नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कुंड कितने हैं, और जो धार्मिक स्थल है यहाँ पे केवल केदारनाथ धाम ही नहीं, और भी जो मंदिर हैं वो कौन से हैं। तो उन्हें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी होते हैं जो मंदिर के दर्शन भी नहीं करते हैं, बाहर से ही फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपनी रील बनाते हैं और चले जाते हैं। तो ये हम अपने महातीर्थ, जो हमारा देश का महातीर्थ है, उसको पर्यटन के तौर पे तब्दील कर रहे हैं, और इसके परिणाम भी धीरे धीरे दिखने में सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मिसमैनेजमेंट है वो सामने आता है। इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है इस धाम की, कितनी होगी कैरिंग कैपेसिटी, कितने लोग यहाँ पर एक दिन में आ सकते हैं, और अब कितने आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता जा रहा है। करीब 6:30 बजे का समय है। सर्दियों की आहट अब धीरे धीरे हमें महसूस हो रही है, यानी ठंड के एहसास धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि जो मानसून है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो ठंडक जो है वो अपने आप आने लगती है। ऊपर का जो हिमालय है सामने, वहाँ भी धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो पड़ती है, और इस पूरी केदारपुरी का जो शाम का नज़ारा है वो देखते ही बनता है। धीरे धीरे मंदिर के आसपास की जो लाइट है वो जगमगानी शुरू हो जाती है, और जितने भी यहाँ पर बसासत है उसमें भी लाइटें दिखनी शुरू हो जाती है, और ये पूरा केदारपुरी एक जगमगाता जो स्थल है उसके रूप में दिखना शुरू हो जाता है। यानी अगर आप बैठ के, मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से बस केवल केदारपुरी को निहार रहा हूँ, और ऐसा ही अनुभव होता है। तो अगर आप शांति महसूस करते हैं तो थोड़ा सा भैरव मंदिर की तरफ चले जाएंगे, या फिर वासुकी ताल की तरफ थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के आधा किलोमीटर, और वहाँ पर बैठ के आराम से पीछे का जो हिमालय है, क्योंकि केदारनाथ की खूबसूरती क्या है, मंदिर ही नहीं है। केदारनाथ की खूबसूरती का असली कारण है जो पीछे दिव्य हिमालय दिखता है, उसके ठीक पीछे और इतने नज़दीक में। केदारनाथ की खूबसूरती है दूध गंगा, मधुगंगा, मंदाकिनी, सरस्वती, ये जो तमाम नदियां हैं। केदारनाथ की खूबसूरती है भैरव मंदिर का जो पूरा पहाड़ है। केदारनाथ की खूबसूरती है यहाँ के जो बुग्याल का जो पूरा परिसर है, जिसमें रंग बिरंगे असंख्य फूल खिले रहते हैं बरसात के समय, अभी भी हैं। अक्टूबर तक भी कुछ फूल दिख जाते हैं, क्योंकि पाला पड़ने से फूल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसकी पूरी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ बहुत सारे जीव हैं जो भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा यहीं रहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों या फिर जो यहाँ पर छोटे छोटे फूल खिलते हैं इस बुग्याल में, वो सब यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। केदारनाथ महातीर्थ की परंपराएं हमेशा जीवित रहें, इन सब की जिम्मेदारी हम सब की है, केवल तीर्थ पुरोहितों की नहीं है बल्कि तमाम श्रद्धालुओं की है। आइए केदारनाथ धाम में समझिए इस पवित्र भूमि को कि आखिर सदियों से इसकी परंपराएं क्या कहती रही हैं। आस्था और पर्यटन के बीच एक लकीर होती है और वही लकीर इन दोनों में अंतर पैदा कर देती है।
देश के बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पर्यटन में बदल चुके हैं और कई तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां पर अपनी परंपराएं वहां की अभी भी जीवित हैं। साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर दर्शन या फिर जो तमाम उनकी परंपराएं हैं उनको वहां के तीर्थ पुरोहितों ने या वहां के जो टेंपल कमेटी है उसने संभाल कर रखा हुआ है। कुछ ऐसा ही केदारनाथ धाम के लिए भी हमें करना होगा, वरना ये भी एक पिकनिक स्पॉट की तरह बदल जाएगा और जो सदियों से यहाँ की परंपराएं रहीं वो खत्म हो जाएंगी। ये जानकारीपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।